हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। कारगिल की 26वीं सालगिरह देश मना रहा है। 26 ईयर्स ऑफ कारगिल 1999। शायद दुनिया के इतिहास में इन हाइट्स के ऊपर ना कभी लड़ाई लड़ी गई है और शायद दोबारा लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। वन ऑफ द फियर्सेस्ट फाइट्स इन दिस काइंड ऑफ ए टेरेन नो वर्ल्ड आर्मी हैज एवर फॉट, बट वो कारगिल में हुआ। ये लड़ाई थी नौजवानों की, यंग ऑफिसर्स की एंड यंग सोल्जर्स की, और बहुत से ब्रेव हार्ट्स ने अपनी जान की आहुति दी इस लड़ाई में। मैंने बहुत पॉडकास्ट किए कारगिल के ऊपर, पहले आपने देखे। मैं ब्रेव हार्ट्स को भी लेके आया हूं, ऐसे लोगों को भी लेके आया हूं जिन्होंने नया पर्सपेक्टिव दिया कारगिल पे। और मिस्टर विक्रमजीत सिंह के साथ मैं पहले भी 2-3 पॉडकास्ट कर चुका हूं। अभी उनकी नई किताब भी आई है कारगिल के ऊपर। तो हमें हम समझ रहे थे हमें सब कुछ पता है, लेकिन अभी बहुत कुछ कारगिल के बारे में नहीं पता है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम आपको यह बताएंगे कि जो हम अभी तक सोचते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना ने कब कारगिल क्या पूरे के पूरे वेस्टर्न लद्दाख के अंदर कब इतने बड़े लेवल पे घुसपैठ करी, उसका अब इस पॉडकास्ट में पता चल रहा है कि शायद 98 के अंदर वो ऑलरेडी आ चुके थे, सितंबर अक्टूबर में। मुशर्रफ खुद इधर आके एलसी के पार भारत के एरिया में आके एक रात गुजार के भी गए हैं। ये काफी कुछ विक्रमजीत ने जो है पाकिस्तानी ऑफिसर्स से बात की जो खुद रिटायर हो चुके हैं। अभी कारगिल में जो लड़े वो सबके सब रिटायर हो चुके हैं इस टाइम पे, और हमारे भी ऑफिसर्स से उन्होंने काफी कुछ पीस करने की कोशिश की कारगिल की पूरी कहानी की। तो ये हम आज बात करेंगे। दूसरी चीज ये है कि सारी की सारी तवज्जो थी हमारी द्रास और कारगिल में, जहां तोलोलिंग टाइगर हिल की लड़ाई हुई, वहीं पे वॉर करस्पॉन्डेंट्स थे, वहां से ये पूरी लड़ाई टेलीवाइज हुई, फर्स्ट टेलीवाइज वॉर ऑफ इंडिया। लेकिन जहां कोई गया नहीं वहां विक्रमजीत सिंह गए, और वहां जो तुर्तुक की बटालिक की भयंकर लड़ाइयां हैं, वहां की टेरेन खतरनाक थी, उसके बारे में भी हमने जो है इसमें बात की है। कुछ एरिया जिसमें .5770 है, जहां 27 राजपूत ने एक ब्रेव एक्शन के साथ जो है डे लाइट में पाकिस्तान की सेना को चकाचौंध किया था। 12 जाट का एक्शन, जहां पहली कैजुअलिटी हुई इस पूरी लड़ाई की, और काफी और कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं कारगिल को लेके जिन पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई, हमने आज इस पे बात की है। विक्रमजीत सिंह की खासियत यह है कि वो सही मायने में वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है। उस मायने में नहीं जैसे कि अमेरिका में एम्बेडेड जर्नलिस्ट थे, उनके डेजर्ट स्टॉर्म लड़ाई के अंदर जो यूनिट्स के साथ थे, बट एज एन इंडिविजुअल उन्होंने 12 जैकलाई के साथ 15,000 से ऊपर फुट पे उन्होंने उनके साथ रात बिताई है, देखा है ऑपरेशन में। उसके बाद उन्होंने 18 गढ़वाल के साथ भी कारगिल की लड़ाई के अंदर वो उनके साथ रहे हैं, और तुर्तुक और बटालिक एरिया की जो समझ उनके पास है किसी और के पास है नहीं। तो इसलिए मैं उनको लेके आया हूं इस पॉडकास्ट में। तो हमने स्ट्रेटेजिक लेवल पे क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या सर्विलेंस का फेलियर था, किस प्रकार से मुशर्रफ और इन लोगों ने हमें पता नहीं चला, उस पर हमने बहुत डिटेल में बात की है। लेकिन कॉन्टैक्ट बैटल की बात, टेक्निकल लेवल की बात, जूनियर लीडरशिप की बात, वो ना हो तो मजा नहीं आता। तो लांस नायक ज्ञानेंद्र राय, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव यूनिट का सिपाही, ऑनरी कैप्टन रिटायर हैं, उनकी कहानी ही वो दोबारा से देश के आगे जो है विक्रमजीत सिंह लेके आए हैं। असली कहानी क्या थी इस ब्रेव सोल्जर की, गोरखा सोल्जर की, उसको हमने डिटेल में कवर किया है। और एक कहानी है लेफ्टिनेंट कैंगरूस की, जो कि टू राजरिफ के ब्रेव ऑफिसर, नागालैंड के रहने वाले, लेकिन जान की आहुति दी कारगिल के अंदर तोलोलिंग की लड़ाई के अंदर। तो क्या था, क्या कारण था इस यंग ऑफिसर का, किस टाइप का इनिशिएटिव था इसका, कि जब चढ़ नहीं पा रहे थे क्लिफ पे, आप सोचो दीवार है पत्थर पहाड़ की, उन्होंने अपने जूते उतारे और नंगे पैर पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर असॉल्ट किया। ये हमने बात की। और लास्ट में हमने लेसन्स लर्न करने की कोशिश की कि कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद या ये सारा होने के बाद क्या हमने इंटेलिजेंस में, सर्विलेंस में हमने क्या इंप्रूवमेंट किया। और 2020 के अंदर गलवान का एक्शन हुआ, उसमें हमने क्या सबक सीखा, क्या हमने सबक सीख लिया, क्या अब हम पूरी की पूरी तैयारी में हैं। और लास्ट में मैंने बात की, आज सब बात करें नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। तो क्या हम मान लें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में दोबारा से कारगिल की तरह लड़ाइयां नहीं होंगी और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होगा, इसके ऊपर भी मैंने बात की है। तो बहुत ही जबरदस्त पॉडकास्ट है, और मेरे ख्याल से ये जो आज सेवा में नौकरी कर रहे हैं सेना में, उनको देखनी चाहिए, जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी देखनी चाहिए। इनमें बहुत सी हस्तियों के हमने नाम लिए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, या जो लीडरशिप रोल में थे, या सही बात नहीं बता पाए देश के आगे,
तो काफी कुछ हमने इस पॉडकास्ट में रिकॉर्ड किया। ये हिस्टोरिकल पॉडकास्ट है। ये मैं चाहता हूं ये कारगिल की कहानियां घर घर तक जाएं और नई पीढ़ी को भी मोटिवेट करें और पुरानी पीढ़ी को दिखाएं कि यस वी कैन फाइट एट दिस हाइट्स। और जब देश पर मुसीबत आएगी, भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटेगी। सो एंजॉय दिस पॉडकास्ट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बिकॉज माय सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद। विक्रमजीत सिंह, व्हाट एन ऑनर इट इज टू अगेन गेट यू फॉर अनदर पॉडकास्ट। आपकी आपकी कारगिल के बारे में नॉलेज, आपका पैशन, एंड यू आर वन वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट। आई थिंक एटलीस्ट इंडियन पर्सपेक्टिव में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ट्रुप्स के साथ देखा है क्लोज एनकाउंटर कैसे होता है। आपने द्रास कारगिल में 18 गढ़वाल के साथ भी तोलोलिंग नाला में आपके ऊपर फायर भी हुआ, और उसके बाद आपने जो है 12 जैकलाई के साथ जो है ऑलमोस्ट 15,000 प्लस फीट में जाके आपने, यू आर ओनली वन आई थिंक जिन्होंने ट्रुप्स के साथ कारगिल में जो है इस लड़ाई को नजदीक से देखा। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि अभी आपकी बुक आई है और नई परतें खुलती जा रही हैं कारगिल के बारे में, बहुत कुछ नया पता चल रहा है। सो वेलकम। एंड नया क्या है आपके पास कारगिल की लड़ाई के बारे में? कब पता लगा, कब शुरू हुई ये सब? देखिए, अब जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे समय बीत रहा है, तो हमारे जो ऑफिसर्स और सोल्जर्स जिन्होंने फाइट करी है, स्पेशली एट द कमांडिंग ऑफिसर लेवल, वो आज हिम्मत करके बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। और वो अपना अब एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उस टाइम उन्होंने क्या देखा और क्या उस टाइम हालात ऐसे थे कि वो चीजें दबी रहीं। राइट। तो अब जैसे कमांडिंग ऑफिसर 27 राजपूत, कर्नल के एच सिंह, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्होंने बहुत ज्यादा रिकॉर्ड पर उन्होंने रेवलेशंस कही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अप्रैल में मैं हेलीकॉप्टर लेके मशकों के ऊपर गया और बहुत हैवी स्नोबाउंड एरिया में मैंने देखा कि वहां फुटप्रिंट्स हैं। राइट। जैसे कर्नल आर एस भदौरिया, उस टाइम कमांडिंग ऑफिसर 10 पैरा कमांडोज SF, उन्होंने डिटेल में कहा है कि जब मैं पहुंचा बटालिक सेक्टर में तो मुझे वहां BSF के एक्स इंटेलिजेंस ब्रांच के फंक्शनरी मिले। रिंचन उनका नाम है। और रिंचन ने बताया कि उनका बेटा ऊपर गया पहाड़ियों पर मार्च के महीने में 1999, और उसने वहां पाकिस्तानी देखे और 2 दिन तक वो बचता रहा पाकिस्तानियों से। जब उसने आके यहां नीचे रिपोर्ट किया तो उसकी आवाज को दबाया गया। राइट। तो ये ऐसे बहुत से इनपुट्स अब आ रहे हैं जो हमें पिक्चर जो है क्लियर हो रही है। अब मैंने अपनी जो किताब छापी है पिछले साल, फ्लावर्स ऑन अ कारगिल क्लिफ, उसमें मैंने फोटोएं छापी हैं जो अक्टूबर 1998 में पाकिस्तानी ऑफिसर्स द्रास के LC को क्रॉस करके हमारी साइड आ गए। उन्होंने हमारे फीचर्स की फोटो ली कि कौन सा फीचर हमने आके ऑक्यूपाई करना है। एक्यूरेट थी वो। जो तालाब थे, 0.5353, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल फीचर है, उसकी फोटो ली। बाद में पाकिस्तानी ने ऑक्यूपाई कर लिया, आज तक वो उनके कंट्रोल में है। तो वो फोटो मैंने छापी है अपनी किताब में। जनरल मुशर्रफ और उसके 3 जर्नैल LOC क्रॉस करके मशकों में आ गए, उनकी मैंने 3 फोटो छापी हैं। लेकिन जो कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि ये तो पाकिस्तानी फरवरी 99 में शुरू किया उन्होंने आना, और मार्च में वो कुछ नहीं कर सके 99 में, क्योंकि बर्फ पड़ रही थी। तो सारा ज्यादातर बिल्डअप उनका अप्रैल 99 में हुआ। और मई तो में ऐसे पकड़े गए। हाँ। ऐसे तो बिल्डअप नहीं हो सकता कि आप फरवरी में स्टार्ट करो रिकॉनेसेंस पेट्रोल्स और अप्रैल में पूरा बिल्डअप कर लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतने बड़े फ्रंटियर पे
कौबॉल गली से लेके मशको, द्रास, काकसर, बटालिक, चोरबटला, त्याक्षी, चलुंका, साउथ सियाचिन ग्लेशियर तक 220 किलोमीटर ज्यादा फ्रंटियर है ये। हम्म। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि कौन से फीचर हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, टैक्टिकली वायबल हैं, इनकी जो रूट्स हैं इन विंटर डीप स्नो कौन सी लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितनी देर लगेगी पोर्टर्स को लेके आके अपनी पोस्ट पर, क्योंकि उन्होंने तो पीओके से लेके आने हैं सारा सप्लाई। हम्म। कितनी, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, कितनी वायबल है। फिर आप कौन से फीचर्स को ऑक्यूपाई करेंगे जिस जो आपको वेल कोऑर्डिनेटेड डिफेंसेस देंगे। तो ये कोई 1 महीने या 2 महीने में तो नहीं हो सकता ये। मैसिव ऑपरेशन है, इतने हजारों ट्रुप्स की मूवमेंट है, हमारी सैटेलाइट्स हमारे इंटेलिजेंस पकड़े जाते हैं, ये फॉरेन सैटेलाइट्स पकड़ लेती इतनी बड़ी मूवमेंट को तो। नहीं, एक्चुअली जनरल मोर साहब हुआ क्या कि इनपुट्स आ रहे थे। एक साइड तो है कि इनपुट्स आ रहे थे, उन इनपुट्स को ठीक से असेस नहीं किया हमारे हायर कमांड ने, और उन इनपुट्स को इंटेलिजेंस नहीं बनाया। इनपुट्स और इंफॉर्मेशन आती है, ये हायर कमांड की स्ट्रेटेजिक असेसमेंट होती है कि ये इनपुट का हमने क्या इंटेलिजेंस बनानी है। दूसरा, हमने जो, मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में ये जिक्र किया था कि हमने जो एलओसी की पेट्रोलिंग जो थी वो हमने बिल्कुल नहीं करी इस हद तक, क्योंकि मैंने जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स जिन्होंने द्रास में लड़ाई लड़ी थी और अब वो रिटायर्ड हैं, डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, उनसे मैंने बड़ी लंबी बात करी, और उनको मैंने अपनी किताब में उनके जो कमेंट्स हैं वो भी छापे हैं। तो उन्होंने कहा, जब हम अंदर आना शुरू किया हमने अक्टूबर 98 में, तो आपका कोई आदमी नहीं हमें मिला, पूरा एलओसी खाली पड़ा हुआ था। मींस आप हमारी विंटर पोस्ट थी, पर विंटर पोस्ट में जो गैप्स थे वो 10 किलोमीटर से लेके 45 किलोमीटर तक गैप्स थे, और उन गैप्स में कोई आदमी, पेट्रोल, कुछ नहीं था आपका। सो तो एक ऑलमोस्ट केक बिल्कुल ही, वॉक था। तो आप क्या कह रहे हो कि ये तैयारी कहीं सितंबर अक्टूबर 98 में रेकी पार्टीज एंड एडवांस एलिमेंट्स आने शुरू हो गए थे पूरे एरिया के अंदर? रेकी पार्टीज जो कारगिल रिव्यू कमेटी कह रही है कि जनवरी एंड और फरवरी में आई हैं, वो अक्टूबर 98 से शुरू हो गई थी। और मैंने सबूत पेश किया है फोटोज के साथ कि वो अक्टूबर 98 में आके फोटोज लेनी शुरू कर दी थी उन्होंने। और वो आते थे तीन तीन बंदे या 2 बंदे और एक ऑफिसर विदाउट रेडियो सेट, कि रेडियो सेट से पकड़ा ना जाए कि हम यहां घूम रहे हैं। राइट। हम्म। और देखिए, जो जैसे मैंने जिक्र किया है, जैसे कमांडिंग ऑफिसर जो थे, जैसे कर्नल के एच सिंह का बहुत डिटेल में उन्होंने बात करी है। उन्होंने ये कहा है, वो तुर्तुक सेक्टर, चलुंका, चोरबटला में ऑपरेट कर रहे थे। तो उन्होंने सेम बात कही है और रिकॉर्ड पर कही है, देखा जा सकता है उनका जो रिकॉर्ड पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ 1998 में पाकिस्तान की बड़ी अनयूजुअल लॉजिस्टिक्स और बिल्डअप हो रही थी ऑपोजिट तुर्तुक सेक्टर, और इतना इनपुट आ रहा था हमें कि जनरल मुशर्रफ भी वहां आए हैं उस साइड पर। बहुत अच्छा। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के जो यूएवीज थे वो फ्लाई कर रहे थे, पर हमारा हाई कमांड इनको बिलीव करने को तैयार नहीं था। अप्रैल में 12 जार जो त्याक्षी बटालियन है, उसने देखा हेलीकॉप्टर बड़े बड़े लोड लेके फ्लाई कर रहे हैं उनके एरिया में। तो कर्नल के एच सिंह, CO-27 राजपूत ने सिट्रेप पर मार्क किया रेड में कि ये हेलीकॉप्टर्स कैसे घूम रहे हैं, ये सीरियस प्रॉब्लम है, और अपने एडजुटेंट को कहा कि लुक इनटू दिस। और देखिए जनमोर साहब, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये कारगिल ब्रिगेड के अंडर नहीं हो रही, कारगिल ब्रिगेड में भी हो रहा है। ये जो चलुंका तुर्तुक सेक्टर है, ये 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंडर आता है, जो सियाचिन को भी हैंडल करता है। तो मेरी जो मैंने असेसमेंट करी है कि जो पाकिस्तान ने 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड में इंट्रूजन्स करी, बहुत हैवी इंट्रूजन्स, उन इंट्रूजन्स को इन्होंने काफी दबा लिया, डाइवर्ट कर दिया अटेंशन को, कि ये ना पता लगे कि पाकिस्तान की जो इन्वेजन है वो 2 ब्रिगेड सेक्टर्स में हुई है।
121 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप जो कारगिल ब्रिगेड कहते हैं, हम्म। एंड 102 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो सियाचिन ब्रिगेड कहते हैं। तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं उस टाइम में, 121 ब्रिगेड की बाउंड्री चोरबटला तक होती थी। चोरबटला के बाद बाउंड्री शुरू होती थी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 102 ब्रिगेड का। अगर हम दो ब्रिगेड पर डालेंगे कि दो ब्रिगेड पूरे इन्वेड हो गए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी ऊपर जीओसी को, हेडक्वार्टर 3 डिव। हेडक्वार्टर 3 डिव के। आपके दो ब्रिगेड इन्वेड हो गए, आपको पता नहीं चला। अब अगर जीओसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, तो फिर उसके ऊपर जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोर कमांडर पर, 15 15 कोर कोर कमांडर। इन श्रीनगर। तो हमने क्या किया? हमने तो उल्टा किया। हमने तो हायर कमांड को कहा, आपने बहुत ग्रेट जनरलशिप दिखाई, 15 कोर कमांडर को उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिला। हम्म। जीओसी 3 डिव को हमने पीवीएसएम दिया बाद में। और बाद में। आफ्टर हिज टेन्योर एट ले एज जीओसी 3 इन्फेंट्री डिवीजन, इनको हमने बॉर्डर कोर पर पोस्टिंग दे दी। ही वाज सेंट एज चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर्स 12 कोर एट जोधपुर। तो तो ये इस पे बाद में आएंगे। मैं आपके जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है, देखो विक्रमजीत, आप एक वॉर करस्पॉन्डेंट हैं और आपने दोनों तरफ का देख के एक हिस्टोरिकल बुक भी लिखी है, और ये पॉडकास्ट भी हिस्टोरिकल है। इसको हमारे ऑफिसर्स भी देखेंगे, बाकी लोग भी देखेंगे, जानने के लिए कि दोबारा ये चीज ना हो, ये एम है। तो आपने जो पेट्रोलिंग की बात की, और आपने बात की कि हमारे हायर जब सीओ लेवल पे, कंपनी कमांडर लेवल पे, एडजुटेंट लेवल पे ये खबरें आनी शुरू हो गई कि पाकिस्तानीज हैं या इंट्रूजन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर क्यों इग्नोर कर रहे थे? वी वर वांटिंग कि डिसबिलीव है, नहीं होगा, या क्या रीजन है इस पे? इन दो चीजों पे अगर आप थोड़ा सा ऐसा न्यूट्रल पर्सन हु इज सीइंग दिस बैटलफील्ड, आप गए भी हो और इतने लोगों ने वहां जान गंवाई अपनी, तो क्या, कहां पर है ये इशू, कहां पर था, प्रॉब्लम कहां पर थी? देखिए जी, हायर कमांड में एक माइंडसेट था कि ये जो कारगिल का पूरा सेक्टर है, कारगिल टिल तुर्तुक सेक्टर तक, यहां पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। एक माइंडसेट बना लिया एक था। माइंडसेट बना लिया। क्यों बनाया ये, क्यों बनाया ये कि सियाचिन के क्योंकि बाद? इनका माइंडसेट, क्योंकि इनकी ज्यादा अटेंशन थी दो चीजों पर। कारगिल आता है बीच में, एक साइड पर आ जाता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहां ये सीआई ऑप्स चल रहा था उस टाइम। हम्म। ठीक है। हम्म। तो इनका फोकस था सीआई ऑप्स पर, टेररिस्ट मारने। और ये एरिया अगर आप छोड़ दो, कारगिल तुर्तुक चलुंका छोड़ दो, उसके बाद शुरू हो जाता है सियाचिन। वहां बड़ी अटेंशन थी, क्योंकि हम्म। वहां वीआईपी सारे आते थे। और अवार्ड्स भी वहीं थे, वीआईपी भी वहीं थे, अटेंशन भी वहीं थी, और तब लड़ाई भी घमासान होती थी सियाचिन तो में। हाँ, तो सियाचिन पर अटेंशन थी और कश्मीर पर अटेंशन थी। जो बीच में गैप था, वो हम्म। इन्होंने पूरा खाली छोड़ दिया। जैसे मैंने जिक्र किया था, 28 इन्फेंट्री डिवीजन जो कारगिल की डिवीजन थी, उसको निकाल के कुपवारा भेज दिया, हम्म। वापस नहीं भेजी। 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो रिजर्व फॉर्मेशन थी 3 इन्फेंट्री डिवीजन की, वो इन्होंने कश्मीर भेज दी इलेक्शंस के लिए और तो सीआई ऑप्स के लिए। एक चीज तो है, ठीक है विक्रम तो जी, एक मिनट। बोल रहा हूँ। तो हाँ। दुश्मन ने ये रियलाइज किया कि इंडियन आर्मी के हायर कमांड का ये माइंडसेट है कि यहां कुछ नहीं होने वाला, ये काइंड ऑफ सो गए हैं। तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया, और उन्होंने ये इंप्रेशन क्रिएट किया, ये बड़े तरीके से इंप्रेशन क्रिएट किया कि पाकिस्तान आर्मी के दो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कि एक तो हमारी एलओसी पर जो छोट पोस्ट हैं, बड़ी दूर गैप्स पर बैठी हुई हैं, उनको ये अटैक करेगा पाकिस्तान, सिर्फ पोस्ट को। जहां पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करेगा जिहादीज की नालों के थ्रू, राइट। जहां पाकिस्तान इंक्रीज करेगा आर्टिलरी शेलिंग। तो हमारा माइंडसेट इस पर आ गया कि जहां एलओसी पोस्ट जो एक पोस्ट है उसको अटैक करेगा, जहां जिहादियों को भेजेगा, जहां आर्टिलरी इंक्रीज करेगा फायरिंग। लेकिन पाकिस्तान का असली ऑपरेशनल थ्रस्ट था कि जो हमारी पोस्ट के बीच में गैप्स हैं, जो डोमिनेटिंग हाई ग्राउंड है, नॉट द नाला, द हम्म। डोमिनेटिंग हाई ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रिजेस, पाकिस्तान उसको आके ऑक्यूपाई करेगा। और वही किया उन्होंने। पूरा हाई ग्राउंड इन्होंने बिटवीन द पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया।
सो क्योंकि दैट कोई तरीका ही नहीं था कि हम उनकी पोस्ट के पीछे जा सके। नहीं देखिए, वो तो फिर हमारे को एलओसी क्रॉस करना पड़ेगा। वो हमारे को पॉलिटिकल डायरेक्टिव वाजपेयी साहब का आ गया था कि आपने एलओसी क्रॉस नहीं करी। नाइदर डिड आवर हायर कमांड रियली इंसिस्ट कि वी नीड टू क्रॉस द एलओसी। तो क्या हुआ कि फिर हमारे ट्रुप्स को फ्रंटल असॉल्ट करने पड़े, सीधा चढ़ो और दुश्मन ऊपर बैठा, और बहुत हैवी और कैजुअलिटीज हुई। हाँ, उस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो एक तो है लोकल लेवल इंटेलिजेंस, पेट्रोलिंग है, एविएशन, हमारे चॉपर्स अवेलेबल थे इस काम के लिए, जिनका काम है एरियल रेकी करना, वो नहीं हुआ, हमें पता है। पेट्रोलिंग की आप बता ही रहे थे कि पेट्रोलिंग रिपोर्ट्स या पेट्रोलिंग नहीं हुई, या थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई। और ये माइंडसेट हमने एनिमी को कभी, पाकिस्तान इज मोस्ट अनप्रडिक्टेबल एनिमी, तो ये माइंडसेट हमारे सीनियर लीडर्स के दिलो दिमाग में बैठ गया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इवन व्हेन द रिपोर्ट्स केम इन वी सेड कि ये नहीं होगा। अब मुझे बताओ स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस की क्या बात हुई, क्यों नहीं हमें ये पता लगा? जब लॉजिस्टिक्स डंप की आप बात कर रहे हो, जो इन्होंने पीओके में बनाने शुरू किए, देखो इतनी फौज उन्होंने भेजी। आप कह रहे हो 200 किलोमीटर के फ्रंट पे, कितना राशन, पानी, तेल, प्रीफैब शेल्टर्स, आर्टिलरी एमिनेशन, क्या क्या इन्होंने डंप किया होगा। तो क्यों हमारी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस क्यों फेल हुई, वो क्यों नहीं पता चला हमें? बिकॉज पाकिस्तानीज ने एक बड़ी क्लेवर प्लान बनाया था उन्होंने। हमारा जो अजम्पशन रहा, हायर कमांड की जो वॉर गेम्स भी हुई कोर हेडक्वार्टर में अप्रैल में, उनका ये अजम्पशन था कि अगर पाकिस्तान ये जो उन्होंने प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट किया, जो डोमिनेटिंग रीजन्स को ऑक्यूपाई करा, अगर पाकिस्तान वो करना चाहेगा तो इट विल हैव टू इंडक्ट फ्रेश बटालियंस। और अगर फ्रेश बटालियंस इंडक्ट होंगे तो हमें एकदम पता चल जाएगा, क्योंकि वो बुर्जिल पास से ऊपर आएंगे, तो हमें एकदम पता चल जाएगा कि फ्रेश इंडक्शन हो रही है, ये अब कोई इनका बड़ा प्लान है। सो पाकिस्तान को ये पता था कि हायर कमांड ऐसे सोचता है हमारा। उन्होंने फ्रेश इंडक्शन कोई ज्यादा करी नहीं। उन्होंने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस थी अंडर कमांड ऑफ एफसीएनए, प्राइमरली नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जिसको हमने असेस किया था ये गार्डिंग डिफेंसिव रोल में है, हम्म। उसको ही उन्होंने फॉरवर्ड स्टेज कर दिया। सो द बेसिक जो पाकिस्तानी इंट्रूजन हुई है, इन्वेजन हुई है, वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बटालियंस की हुई है। उसमें सपोर्ट में दूसरे बटालियंस भी आए हैं, लाइक 23 सिंध, 19 FF बाद में आया, 33 FF। बट बेसिक जो इंट्रूजन थी वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की थी, जो हमने असेस किया था कि एक ये गार्डिंग फोर्स है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वाज अ काइंड ऑफ अ पैरामिलिट्री फोर्स एट दैट टाइम। हम्म। जैसे हमारे असम राइफल्स अब है, जहां उनके रेंजर्स हैं, तो जो ऑफिसर्स हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के डेपुटेशन पर आते थे उस टाइम। एंड ये ट्रूप्स सारे वहीं वर, के, वो जो रिक्रूट है सारे लोकल हैं, सन्स ऑफ हाँ सॉइल, लोकल हैं, हाई ऑल्टीट्यूड फिजिकली ट्रूप्स हैं। फिजिकली फिट हैं, लैंग्वेज समझते हैं, सारा कुछ है। तो इसका मतलब इन्होंने उनकी ट्रेनिंग, उनकी माइंडसेट चेंज किया, उनका सारा कुछ किया, और हमें पता ही नहीं चला। नहीं, उनका तो माइंडसेट था ही ना कि दे आर एक्लेमेटाइज फॉर हाई ऑल्टीट्यूड। तो आपने एक एक रिज से लेके दूसरी रिज पर डाल दिया उन्हें। दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। तो आप ये बताओ कि अगर सितंबर और अक्टूबर में एक ट्रुप्स आए और हैं। इन्होंने जो बिल्डअप हो रहा था लॉजिस्टिक्स का, जो आ रही थी चीजें, कुछ चीज तो इन्होंने छुपा ली, जो चीज पता भी लगी वो हमने इंटरप्रेट किया कि ये बिल्डअप जो हो रहा है ये शायद जिहादीज की इंफिल्ट्रेशन की सपोर्ट में। दैट्स व्हाई मोर आर्टिलरी गन्स आर कमिंग टू इंटरडिक्ट द हाईवे, के इंटरडिक्शन ऑफ द हाईवे जो जिला से ले तक जाता है, जो बहुत फायरिंग शुरू हो गई थी 1998 1997 में। कारगिल सेक्टर में पाकिस्तान बहुत आर्टिलरी फायर कर रहा था, तो हमने सोचा कि ये और इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ये नहीं हमने असेस किया कि ये एक्चुअली अंदर आके बिल्कुल डोमिनेटिंग व्यू लेके हाईवे के ऊपर बैठ के दे विल डू ऑब्जर्वेशन एंड फायर करेक्शन, या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन एंड फायर इंटरडिक्शन। करेक्शन। हाँ, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरडिक्शन ऑफ हाईवे, दे मेड इट पॉसिबल, तब जाके हम जागे। एक चीज और मुझे बताओ, हम आगे डिटेल में जाएंगे, कि ये इस सारी चीज के अंदर, इसका मतलब एक साल पहले प्लानिंग शुरू करी होगी मुशर्रफ ने और कमांडर एफसीएनए ने, ये इतना बड़ा सीक्रेट कैसे रखा? और दूसरी चीज ये मुझे बताओ, लड़ाई के शुरू के दिनों में व्हाई डिड वी प्ले इनटू पाकिस्तानी हैंड्स के जिहादी हैं? ये दो चीजों पे जरा, पिछली बार भी आपने थोड़ी सी बात की थी, बट अब और नए रेवल्यूशंस आए हैं, सो इन दो चीजों पे जरा कमेंट करो आप। देखिए जी, पाकिस्तान
एक साल से नहीं, इसका माइंडसेट बहुत सालों से था कि अगर इंडिया हमारे पर सियाचिन पर प्रेशर माउंट करता है, क्योंकि सियाचिन में हम साल्टोरो पर बैठे हैं, साल्टोरो रिच, वो पाकिस्तानी पोजीशन को पूरा डोमिनेट करता है बिकॉज हम हाई ग्राउंड पर है, देन वी कैन रोल डाउन फ्रॉम साल्टोरो टू देयर ब्रिगेड हेडक्वार्टर, देयर पोजीशंस इन, उनका जो सियाचिन, जो उनका ब्रिगेड है सियाचिन के लिए, ठीक है, आई थिंक वो 11 में है उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर, आई थिंक इट इज 323 ब्रिगेड पाकिस्तान। तो अगर इंडिया सियाचिन में ज्यादा प्रेशर माउंट करता है हमारी पोजीशंस पर, तो हम कारगिल में एक फ्रंट खोलेंगे। अब ये देखिए, जो मुझे अब पता लग रहा है, और मुझे पता लगा है कि 1988 में, 1988 में पाकिस्तान ने एक सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च करी थी कॉल्ड शक्मा ऑपरेशन, ओ। और वो थी 6 NLI की ऑपरेशन, 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री। उस टाइम 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री 12 इन्फेंट्री डिवीजन मरी में होती थी। हम्म। तो इन्होंने सिविलियन व्हीकल्स में वहां से मूव करके, मरी सेक्टर से ये कारगिल सेक्टर में आ गए, और इन्होंने हमारी कारगिल में अंदर आके बैठ गए अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल महबूब जंजुआ, अच्छा। देन कमांडिंग ऑफिसर 6 नॉर्दर्न लाइट। हम्म। और इनका ये टास्क था कि इन्होंने सारी रूट्स मैपिंग करी, उस शक्मा, जो हमारे कारगिल का शक्मा सेक्टर ऑपोजिट है, दे केम इन, इन्होंने रूट मैपिंग करी कि ये टैक्टिकल फीचर अच्छा है ऑक्यूपाई करने के लिए, ये पोर्टरिंग में इतने दिन लगेंगे, और ये सारा इन्होंने रिकॉर्ड पर चढ़ा के मार्क करके मैप्स को अपने पास रख लिया कि माय जिस गॉड, दिन 10 साल जरूरत, पहले, 10 साल हाँ, पहले। जिस दिन जरूरत पड़ेगी वो हम ये प्लान एक्टिवेट करेंगे। ये तो स्पेशल ऑपरेशंस है, यस, मतलब एंड दे मार्किंग वेंट करना। अनडिटेक्टेड, दे वेंट अनडिटेक्टेड इन 1988। अच्छा। तब जनरल जिया उल हक आई थिंक होते थे चीफ उनके, हम्म। और ब्रिगेड मेजर होते थे इनके जनरल शुजा पाशा, who हाँ, was later the ISI chief हाँ, आईएसआई during चीफ। Bombay attacks, हम्म। 26 2611 जिसे हम कहते हैं। और सो इनके प्लान्स रेडी थे, तो ओके। हमने भी एंटिसिपेट किया था, हमने 28 इन्फेंट्री डिवीजन पूरी कारगिल में लगाई हुई थी। हम्म। तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका, क्योंकि पूरी डिवीजन थी, एक्लेमेटाइज ट्रुप्स थे, लेकिन हमने वो पुल आउट कर दिए और कुपवारा भेज दिए, और वापस नहीं मूव करी डिवीजन कभी, एक ब्रिगेड छोड़ दिया जहां पूरी डिवीजन होती थी। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है कि ये हमने बहुत गलत मूव करी है, वो लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर की किताब में लिखा हुआ है। और लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर कौन थे, ये समझना इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर वॉज चीफ ऑफ स्टाफ, हेडक्वार्टर 15 कोर इन 1991, when 28 Infantry Division was moved from Kargil to Kupwara. He was chief of staff, तब ये हम्म। मूव हुआ था। उसके बाद जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ, और जनरल मलिक जो थे हमारे चीफ थे, वो पोलैंड में थे 10 दिन के लिए, आई थिंक हम्म। 20 या 21 में वापस आए हैं। तो ऑफिशिएटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर। ओ। हम्म। और जनरल चंद्रशेखर ने अपनी जो किताब लिखी है, इस मेमोयर, उसका नाम है आई थिंक गोरखा हैट एंड मरून बेरे, उनकी किताब का हम्म। नाम है। उसमें उन्होंने कहा, लिखा है कि वी मिस्ड द प्रेजेंस ऑफ 28 इन्फेंट्री डिवीजन व्हेन कारगिल ऑपरेशन स्टार्टेड, बिकॉज वी नीडेड दोज एक्लेमेटाइज्ड ट्रुप्स एट दैट टाइम। उन्होंने अपनी किताब में ये क्लियर एक रिग्रेट डाला है, ब्लैक एंड व्हाइट में ऑन रिकॉर्ड है। जो ऑफिशिएटिंग चीफ थे ऑफ द आर्मी इन द फर्स्ट फेज ऑफ कारगिल वॉर, उन्होंने कहा कि हमने गलती करी, हमें 28 इन्फेंट्री डिवीजन को वापस लेके आना चाहिए था कारगिल इन फेजेस, सो दैट वी हैड कवर्ड द गैप्स। तो ये स्ट्रेटजिकली कहाँ हम गलत हुए, और पाकिस्तान वाज वाचिंग इट क्लोजली, और उनका अगर 88 से था ध्यान, एंड दे प्लेड अ स्मार्ट गेम, दे आउटविटेड अस, चलो मान लेते हैं। अब बात होती है, ये ऑफिशिएटिंग चीफ है, चीफ पोलैंड में है, और 3 तारीख को मई की हमें पता चलता है
फिर हमने क्यों इतने दिन इस चीज को छुपा के रखा? और पार्लियामेंट में भी डिफेंस मिनिस्टर ने बोला 48 घंटे में हटा देंगे। और चीफ वापस क्यों नहीं आए जब उनको पता लगा? ये वाला पार्ट जो शुरू का पार्ट है, जहां वी प्लेड इनटू पाकिस्तानी हैंड्स की जिहादी हैं, इसके बारे में इफ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस। इसका एक मैंने बहुत क्लियर मैंने असेसमेंट करी है। देखिए, पहले तो मई 3 को सिर्फ बटालिक सेक्टर में पहले इंट्रूजन का आया था, वो ताशी नामग्याल का। हाँ। मई 2 को, ठीक है। हम्म। और ये सेम ताशी नामग्याल ने 1997 में याल्डो और बटालिक में भी बताया था कि पाकिस्तानी अंदर आ गए हैं। ये कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ। इन 97 it is recorded that Pakistani patrol came to Yaldor, right? अप्रैल के महीने में तुर्तक सेक्टर में हमने हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के देखे, हम्म। जो हमारी एरिया में जाके पूमा हेलीकॉप्टर्स विद लोड्स। और पहली कैजुअलिटी कारगिल की 12 जाट की हुई है, जब वो तुर्तक में त्याक्षी बटालियन कहते हैं उसे, उसका पेट्रोल गया और लैंस नायक खड़क सिंह को गोली मार दी, हम्म। राइट। उससे पहले साउथ सियाचिन ग्लेशियर में 0.5770 पर मेजर मनीष भटनागर ऑफ 5 पैराग्राफ ने सिट्रप में लिखा है कि पाकिस्तानी 5770 पर आके बैठ गए हैं, बट उसका इनपुट को इग्नोर किया, दबाया और बिल्कुल हशअप किया। और 102 ब्रिगेड जिसके पास ये इनपुट गया था, इसने ये इनपुट अपने नेबरिंग ब्रिगेड 121 ब्रिगेड के साथ शेयर नहीं किया। ये प्रॉब्लम बहुत थी कारगिल में कि एक ब्रिगेड दूसरे ब्रिगेड को शेयर नहीं किया इनपुट, और दूसरे ब्रिगेड को नहीं तो वो अलर्ट हो जाता। तो अब बात आती है कि जब इंट्रूजन्स पता लगी कि ये कुछ आगे हैं, तो इन्होंने क्यों ये जिहादी गेम बनाई कि जिहादी आगे? इसके दो रीजन थे। एक तो ये इनको आर्मी को था कि ये फटाफट हम इसको इनको बाहर कर दें, और देश को बताए, पता नहीं चलेगा, पता ना चले कि हुआ पॉलिटिकल क्या, लीडरशिप को बताओ मत। हाँ। पता ना लगे, हम्म। राइट। तो इस कारण इन्होंने मीडिया को सोनामर्ग से आगे जाने ही नहीं दिया बैटलफील्ड में पहले 3 हफ्ते में। हम्म। वाई वॉज द मीडिया बार्ड फ्रॉम गोइंग इन टू बियॉन्ड सोनामर्ग? हम्म। क्योंकि ये चाह रहे थे कि वहां हम फटाफट इसको खत्म कर दें। अगर आपने फटाफट खत्म करना है तो आपने ट्रूप्स को बोलना जी आप फटाफट चढ़ जाओ, विदाउट एक्लेमेटाइजेशन, विदाउट प्रॉपर आर्टिलरी सपोर्ट, विदाउट समटाइम्स इवन इन्फेंट्री बटालियन सपोर्ट वेपन्स लाइक अमाउंट ऑफ रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर शेल्स, हाँ, मिसाइल्स। मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स। मिसाइल्स भी बाद में यूज हुई हैं। बाद में तो इतना यूज हुआ है। तो अगर आपने फटाफट करना है तो आपने कहना जी जिहादी बैठे हैं, डे लाइट में चढ़ जाओ और उनको उतार दो, मार दो। तो उनको हमने सीआई ऑप्स में मोड में एक वॉर लाइक सिचुएशन में भेज दिया। हम्म। अब याद होगा कि जॉर्ज फर्नांडिस की 11 मई 1999 को स्टेटमेंट आई थी कि हम 48 घंटे में इनको खत्म कर देंगे। तो उसकी ब्रीफिंग आई थी डिफेंस मिनिस्टर की फ्रॉम द आर्मी कमांडर, नॉर्दर्न नेचुरली आर्मी डिफेंस कमांडर, मिनिस्टर वही बोलेंगे जो उनको फौज ने बताया, इनपुट्स दिए। राइट। तो हम्म। इनको था कि बिफोर द आर्मी चीफ जनरल मलिक साहब वापस आते हैं पोलैंड से, हम इसको सबको खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। और उसका क्या हुआ कि हमारे ट्रुप्स को बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई, बहुत हैवी कैजुअलिटीज तो ये इन द मलिक साहब फर्स्ट। वापस क्यों नहीं आए? उसके पीछे क्या रीजन है? जब उनको पता नहीं चला कि ये हाँ, सीरियस है इंट्रूजन, या सीरियसलेस लिया नहीं गया फौज? कैसे नहीं, क्या था? उनको जो 3 तारीख ब्रीफिंग से मिली, 20 तारीख तक का वो जो, जब एक्चुअल लड़ाई शुरू हुई, डिक्लेयर किया और हमें पता लगा बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली, कैजुअलिटीज हुई, वो वक्त, वो दौर क्योंकि वो जरूरी है हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझना। क्योंकि आर्मी की जो हायर कमांड थी वो असली बात किसी को नहीं बता रही थी। वो ना ट्रुप्स को बता रही थी ऑन ग्राउंड, हम्म। ना वो एयरफोर्स को बता रही थी, ना वो गवर्नमेंट को बता रही थी। और जनरल मलिक को भी इन्होंने, जो आर्मी हेडक्वार्टर के जिन्होंने ब्रीफ किया उन्हें, उन्होंने भी इनको पूरी पिक्चर नहीं बताई। तो जनरल मलिक को यह कहा गया कि ये जिहादी से आगे इंसर्जे वील हैंडल द सिचुएशन। हम्म। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये मेरा शेड्यूल ट्रिप था, वो भी बैठे रहे वहां, हम्म। राइट। ये तो जब जनरल मलिक वापस आए हैं और उन्होंने आप दौरा किया है बैटल फ्रंट का, और लेफ्टिनेंट कर्नल अमयूल अस्थाना ने उनको चिट्ठी लिखी बैटल फ्रंट से, बटालिक हाँ, से, कि अमूल हमारे अस्थाना पास की कोई चिट्ठी। हथियार नहीं है, कुछ हम्म। नहीं है हमारे पास,
और हमारे को सुसाइडल असॉल्ट में भेज रहे हैं, तब डायरेक्ट लेटर जाके। लिखा उन्होंने चीफ को, ये भी एक कमाल की बात है। तो उन्होंने लिखा, तब जाके जनरल मलिक ने ऑपरेशंस को रोका, पूरे वेपन सप्लाई किए, पूरी आर्टिलरी बिल्डअप करी, पूरा बिल्डअप किया मोर इन्फेंट्री बटालियंस का, सपोर्ट आर्म्स का। और द टैक्टिकल अप्रोच टू द वॉर देन चेंज्ड। पहले हम डे लाइट में अटैक कर रहे थे, अब हमारा अटैक प्लान था सिर्फ रात को। अब ये देखिए, वन नागा जो पहली यूनिट कश्मीर से भेजी उन्होंने द्रास को, हम्म। उसकी इतनी हैवी कैजुअलिटी हुई है कि 92 बेस हॉस्पिटल में, मैं एक डॉक्टर जानता हूं जो वहां थे, वो कह रहे थे मुझे कि फ्लड आया कैजुअलिटीज का। मैंने आप वन नागा के लड़कों से बात करी द्रास में, क्योंकि मैं वन नागा के साथ सीआई ऑप्स में कश्मीर में 3 दिन रहा था, लीड सेक्शन के साथ, हम्म। इन अ विलेज गुंड रहमान की ऑपरेशन हम्म। थी, जनवरी 99 में। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर हम जब चढ़ रहे हैं तो इतना फायर आ रहा है, उसके ऊपर आर्टिलरी फायर आ रहा है कि तो हम ना मूव ही नहीं कर विक्रम, सकते। देवर ऑल अलोंग, फिर तो वो सारा बिल्डअप देख रहे थे। द्रास के रोड के पास जब एमनिशन अनलोड होता था, गन्स आ रही थी, यूनिट्स आ रही थी, वी वर राइट ऑन द शो विंडो। वो तो बहुत खतरनाक दौर था, और और कैजुअलिटीज भी मैक्सिमम तब हुई। इसका जो सच है कि ये पूरी पिक्चर बता नहीं रहे थे, हम्म। ये एयरफोर्स के एयर मार्शल टिपनेस ने भी लिखा है, उस टाइम जो चीफ थे। एयर मार्शल नाना मेनन वॉज एयर ऑफिसर कमांडिंग जम्मू कश्मीर एट दैट टाइम, उन्होंने हम्म। भी पूरा रिकॉर्ड पर ये बात लिखी है कि आर्मी वॉज नॉट टेलिंग अस द फुल पिक्चर। वो तो क्लियर है, जब एयरफोर्स को बोला कि सपोर्ट कर दो, उन्होंने बोला हैव यू टेकन क्लियरेंस फ्रॉम एमओडी। मतलब नहीं, एयरफोर्स उन्होंने ओनली। एयरफोर्स ने ये कहा कि हाँ। ऑन द वन साइड यू आर सेइंग कि कुछ इरेगुलर एलिमेंट्स आ गए हैं, हम्म। ऑन द अदर हैंड यू आर आस्किंग फॉर अटैक हेलीकॉप्टर्स। हम्म। ठीक है ना। फिर एयरफोर्स को ये इंटेलिजेंस आई कि आर्मी हमारी अपनी पहाड़ियों पर आर्टिलरी फायर करी जा रही है, अपनी पहाड़ियों पर ही। सो सिचुएशन वॉज मोर सीरियस देन वॉट वॉज बींग एडमिटेड। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि जो कोर कमांडर थे उस टाइम के, लेफ्टिनेंट कृष्ण पाल, हम्म। उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल चंद्रशेखर मेरे पास श्रीनगर आए, और उन्होंने लेफ्टिनेंट चंद्र ये 15 या 16 मई की बात है, जब जनरल मलिक पोलैंड में थे। हम्म। तो जनरल चंद्रशेखर ने मुझसे पूछा कि ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो गई है, अब आपको कितने दिन लगेंगे इनको बाहर निकालने के लिए। हम्म। तो जनरल कृष्ण पाल ने, लेफ्टिनेंट कृष्ण पाल ने उनको कहा कि सर, डू यू नो हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मोबिलाइज अ डिवीजन इन द माउंटेन्स? इट टेक्स मोर देन अ मंथ, उन्होंने कहा। हम्म। उसका यह मतलब हुआ हम्म। कि अब जनरल कृष्ण पाल एक पूरी डिवीजन भेजने की तैयारी कर रहे थे 15-16 मई को। फिर जनरल कृष्ण पाल ने अपने इंटरव्यू में एडमिट किया है कि मैंने जनरल चंद्रशेखर को कहा कि सर, इट विल टेक अस टिल August 15th टू हम्म। ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। हम्म। ये उन्होंने एडमिट किया है। ऑन द अदर हैंड, जॉर्ज फर्नांडिस 11 मई को कह रहे हैं कि 48 घंटों में हमें बाहर निकाल देंगे। अब ये देखिए कॉन्ट्रडिक्शन। और बीच में थ्री डिव की अलग बात है, जो मेजर भटनागर ने पिछले साल मेरे को अपने पॉडकास्ट में कही, आपने भी, और कई जगह पे बात आई कि थ्री डिव जो है, अपने ट्रुप जो सियाचिन से आ रहे थे, उनको अपने ही लेवल पे, आई थिंक कोर और कमांड को पता भी नहीं था उस पे। समथिंग ऑन दैट उस पे कुछ जब ये सब चल रहा था। नहीं देखो, कोर और कमांड ने हैड लेफ्ट थिंग्स टू द जीओसी, वो उसके अंडर इज, उसकी वो राइटफुली अंडर हिज कमांड विजडम और कमांड सेंस। लेकिन इशू ये था कि जो 102 ब्रिगेड में जो प्रॉब्लम पड़ी है पाकिस्तानी इंट्रूजन और इन्वेजन की, और डिटेक्शन भी सबसे पहले वहां हुई है अप्रैल में, जो प्रॉपर, और पेडला पेट्रोल भी 12 जाट का वहां एक्शन हुआ है उसका, जो पाकिस्तानी अंदर आके उन्होंने गोली मारी और लैंस नायक खड़क सिंह को गोली मार दी। हम्म। तो उन्होंने ये 102 ब्रिगेड की जो पूरी जो प्रॉब्लम पड़ी है, इसको इन्होंने सप्रेस कर दिया। और क्या किया उन्होंने, इन्होंने 102 ब्रिगेड में जो कारगिल के दौरान एक्शंस हुए हैं,
उन्होंने दूसरी ऑपरेशंस में शो कर दी। अच्छा, ओके। ये एक्शन हुए हैं, ये इंट्रूजन्स के, बट शोन इन सम अदर ऑपरेशन। काउंटर एक्शन इन्होंने दूसरे ऑपरेशन में शो, और मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। हम्म। जैसे लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन 11 राजपुताना राइफल्स, हम्म। जून 6 को उनका एक्शन हुआ टू एस्टैब्लिश अ पोस्ट एट .5500, ऐसी कुछ था, कोई हम्म। 18,000 फुट के पास। हम्म। तो लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन का जो वीर चक्र साइटेशन है वो शो किया हुआ है अंडर ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अच्छा, नॉट अंडर ऑफ विजय। नो। और लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन के साथ एक जेसीओ था, नायब सूबेदार मंगेज सिंह, और हम्म। दूसरे रैंक्स। नायब सूबेदार मंगेज सिंह उनके साथ ही गए, हनीफुद्दीन के साथ, और वो भी किल्ड इन एक्शन है, उनको भी वीर चक्र मिला। लेकिन नायब सूबेदार मंगेज सिंह को शो किया हुआ है अंडर ऑप विजय, ओके। और हनीफुद्दीन को अंडर ऑप थंडरबोल्ट। अब आइए आप .5770, जो बहुत ग्रेट एक्शन था ट्वेंटी हाँ सेवन बिल्कुल, राजपूत ये का। मैं खास तौर पे ये ऑपरेशन आपसे डिस्कस करना डेलाइट चाहता एक्शन, हूँ। 27 डेलाइट एक्शन राजपूत, हाँ। विदाउट आर्टिलरी सपोर्ट, हम्म। after climbing ice cliff of 1 kilometer length, 1,000 meter, हम्म। no casualties to own troops. हम्म। एक पाकिस्तानी ऑफिसर कैप्टन तैमूर मलिक ऑफ 3 NLI, एंड उसके जवान काफी हमने मारे। हम्म। राइट। अब ये जो एक्शन है, पहले तो इन्होंने शो कर दिया इसके जो अवार्ड्स हैं अंडर ऑप विजय, हम्म। लेकिन जो गैलेंट्री साइटेशंस वीर चक्र की आई हम्म। फॉर कैप्टन शायमल सिन्हा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, वो इन्होंने शो कर दी हैं। एंड चीमा, चीमा को सेना मेडल दिया, जो लीड मतलब किया था जॉर्ड। ही वॉज माई स्टूडेंट इन स्टाफ कॉलेज, तो उसने वहां हमें प्रेजेंटेशन दी, रोंगटे खड़े करने वाली, क्लिफ टॉप असॉल्ट कैसे होता है। राइट। सो हम्म। जो साइटेशंस हैं वो इन्होंने शो कर दी अंडर डिफरेंट ऑपरेशन, सियाचिन में दिखा दी। हम्म। अब बात आती है, जब 2005 में लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नंबियार वीर चक्र को कमिटी का हेड बना के कारगिल ऑप विजय के लिए हमने बैटल और थिएटर ऑनर्स देने हैं, तो जब .5770 का एक्शन की बात आई 27 राजपूत की, तो उन्हें यूनिट को यह बताया गया कि आप तो ऑप विजय में थे ही नहीं, आप थे ऑप मेघदूत में अंडर सियाचिन। तो हम्म। उनको ना बैटल ऑनर दिया, ना थिएटर ऑनर दिया। ओवरऑल इन्होंने ये किया है कि 102 ब्रिगेड की जो एक्शन से इंट्रूजन सी गैलेंट्री थे, उसको इन्होंने डाउन प्ले किया है। और ये मैं नहीं कह रहा सिर्फ, हम्म। कर्नल KH सिंह CO-27 राजपूत ने रिकॉर्ड पर कहा है कि नाइदर द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, neither the military operations directorate at army headquarters, nor the northern command in Udhampur had much idea of what is happening in operations north of Khardungla. यस, इन द एब्सोल्युटली। हम्म। और जनरल मलिक साहब ने ये एडमिट किया है पिछले साल कि जब पूछा गया कि 5770 का एक्शन ऑफ विजय में क्यों नहीं आया, तो हम्म। उन्होंने कहा कि डिवीजन या ब्रिगेड को कंफ्यूजन होगी बाउंड्रीज में कि ऑप विजय की बाउंड्री कहाँ है और ऑप मेघदूत की बाउंड्री कहाँ है। ये उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा। बट ये सबसे ब्रिलियंट एक्शन है इंडियन आर्मी का। इस पे मैं किसी और दिन जो है, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, उनसे बात करके बताऊंगा, क्योंकि यंग ऑफिसर्स को। और मैं ये आई विल ऑल्सो से अनदर थिंग कि पहले जनवरी फरवरी में मेजर मजनीश भटनागर ने कहा कि ये आके बैठ गए हैं 5770 पर, हम्म। उसका इनपुट को इन्होंने दबा दिया। हम्म। सिट्रेप पर रिकॉर्ड है। जब CO-27 राजपूत को ऑर्डर आए जून के महीने में कि आप 5770 को ऑक्यूपाई करो, तो जो रिटर्न ऑर्डर आया उसमें यह लिखा था ऑक्यूपाई अनऑक्यूपाइड फीचर्स ओके। फ्रॉम हम्म। ब्रिगेड कमांडर, 102 ब्रिगेड कमांडर। हम्म। उसका यह मतलब है ब्रिगेड कमांडर कह रहा है कि 5770 तो ऑक्यूपाइड ही नहीं है बाय अब चल जाओ, पाकिस्तान। चढ़ जाओ और बैठ जाओ चढ़ जाके जाओ वहां। और पकड़ लो। हाँ। हम्म। लेकिन सीओ ने कहा कि सर आई कैनॉट just walk up and occupy it. The enemy has occupied and is firing upon us. I will have to launch an assault. It is not a simple matter of occupying, it is a matter of launching a proper assault.
तो ये मैं कह रहा हूं कि ये एक ट्रेंड है इनमें, कि ये चीज को दबा रहे थे शुरू से, कि पाकिस्तानी आके बैठ गए हैं, और इसका हमें बहुत बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ा। तो इसमें बहुत जबरदस्त रोल रहा यंग ऑफिसर्स का, एंड ऑफ कोर्स सीओ 27 राजपूत दैट टाइम, के एच सिंह, उनकी बात। अब मैं, क्योंकि आपने और बहुत रिसर्च किया है, मैं दो तीन ऐसी शख्सियत की बात करना चाहता हूं जिन्होंने, मतलब आउट ऑफ ऑर्डिनरी, एब्सोल्युटली, मतलब जो एक इंसान सोच ही नहीं सकता ये किया जा सकता है। पहले तो लांस नायक गायेंद्र की जो है, ज्ञानेंद्र की बात करता हूँ, गोरखास की, अब तो ऑनरी कैप्टन बन के रिटायर हो गए वीआरसी। उनके एक्शन के बारे में आपने दोबारा से लिखना शुरू किया और बहुत इंटरेस्ट, बहुत पढ़ने में आया। तो उसके बारे में बताओ जरा, हिज स्टोरी, हिज पार्टिसिपेशन, एंड व्हाट अ यंग सोल्जर कैन डू इन वॉर। देखिए, अबाउट 9 साल पहले मैंने एक किताब में एक लाइन पढ़ी थी कि लैंस नायक ज्ञानेंद्र राय को पाकिस्तानीज ने पीओडब्ल्यू प्रिजनर ले लिया था कारगिल के युद्ध में, हम्म। और वो बच के आ गया। इतनी लाइन थी। तो मैंने बोला मैं इस बंदे से बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसका कांटेक्ट नहीं मिल रहा था। 2019 में जब मैं कारगिल गया फॉर 20 years ऑफ कारगिल, तो मैं बटाले गया, खालूबार गया, जहां 111 गोरखा राइफल्स जो ज्ञानेंद्र का यूनिट है, वो भी आए हुए थे, उनके लड़के। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ज्ञानेंद्र से बात करनी, तो उन्होंने मुझे उसका नंबर दिया। ये 2019 की बात कर रहा हूँ, जुलाई की। हम्म। फिर मैंने उससे बात करी 2 महीनों के बाद। उसके बाद मैंने 2 साल के बाद फिर बात करी, जो 3 साल। उसके बाद मैंने फिर बात करी, और बड़ी लंबी बात होती थी मेरी इसके साथ। तो मैं ये असेस किया मैंने कि इसकी जो एक्चुअल कॉम्बैट स्टोरी है, ये बहुत एक्सेप्शनल है। हम्म। तो इस साल फाइनली 9 साल के बाद मैंने इस पर लेख लिखा, बहुत लंबा लेख। हम्म। और इसका क्या एक्शन था कि जब ये थे ज्ञानेंद्र, सेक्शन 1 ऑफ प्लेटून नंबर 5, कमांडेड बाय कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र। हम्म। जब ये उस रात 2 की रात को ये खालूबा रिज चढ़े अटैक में, तो कैप्टन पांडे बंकर एरिया में आ गए, और ज्ञानेंद्र का सेक्शन सीओ साहब के कॉलम के साथ दूसरी साइड ऊपर निकल गया। तो कैप्टन पांडे को तो परमवीर चक्र मिला, क्योंकि उन्होंने वो 4 बंकर पर अटैक किया। वो हम्म। सबको पता है इतिहास। ज्ञानेंद्र जब सीओ साहब के साथ ऊपर पहुंच गए, तो बहुत फायर पड़ रहा था। तो सीओ ने कहा कि ज्ञानेंद्र, आप 3 राइफलमैन मेरे कॉलम से लेके, आप एक राइट हुक मैन्यूवर लेके दुश्मन की दूसरी साइड से जाओ, और वहां से फायर डालो। ज्ञानेंद्र एक ऐसा सोल्जर है जो पूरी जिंदगी, उसने श्रीलंका में भी पार्ट लिया है, मणिपुर में भी, त्रेगाम में भी ऑपरेशन में, कुपवारा में, और अब कारगिल, वो लीड सेक्शन के साथ फॉरवर्ड रहता था। तो ज्ञानेंद्र ने क्या किया, उसने 100 राउंड एमुनिशन अपने 5.56 इंसास राइफल के अपने सेक्शन से लिए, और उसके पास 200 राउंड थे, 100 और लिए। उसके हम्म। पास 3 हैंड ग्रेनेड थे, ज्ञानेंद्र के पास 2 और बोरो किए। हम्म। 5 हैंड ग्रेनेड और 300 राउंड लेके ज्ञानेंद्र आगे बढ़ा, हम्म। और एक ऐसी जगह आई जहां वो नीचे जाना था। तो उसने अपने 3 राइफलमैन को कहा कि मैं आगे जाके देखता हूं, तुम पीछे रहो, फिर मैं आपको नीचे सपोर्ट फायर देके नीचे लाऊंगा। अब ज्ञानेंद्र अकेला निकल गया, और ये एनिमी बंकर के एरिया में अकेला घुस गया। वहां ज्ञानेंद्र ने देखा एक पाकिस्तान की केबल, कम्युनिकेशन केबल आ रही थी, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान रेडियो पर नहीं बात कर रहा था। हाँ, सारा क्योंकि फिक्स लाइन पे बात कर रहे थे वो, हाँ। तो हम्म। सीक्रेसी रहती है टैक्टिकल लीडरशिप की। हम्म। तो ज्ञानेंद्र ने पहली बात तो करी, उसने अपनी खोखरी लेके, बहुत तेज करी हुई थी, उसने केबल को काट दी, हम्म। और वो छुप गया वहां। थोड़ी देर में 2 पाकिस्तानी आए उस केबल को रिपेयर करने के लिए। हम्म। अब देखिए, ज्ञानेंद्र अकेला है, हम्म। और पूरे दुश्मन के गढ़ में घुसा हुआ है अकेला। जब वो 10 मीटर पर आए पाकिस्तानी, ज्ञानेंद्र ने 3 या 4 बर्स्ट मारे अपने 5.56 इंसास राइफल को, और दोनों को वहीं ढेर कर दिया। हम्म।
उसके बाद पाकिस्तानी की बड़ी रीइंफोर्समेंट में अटैक आया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इंडियंस बड़ी स्ट्रेंथ में हमारे एरिया में आ गए। ये हम्म नहीं उन्होंने सोचा कि एक आदमी बैठा। हम्म। तो वो 30-40 आए, वो स्मोक बॉम्ब्स लेके आए और गैस मास्क पहने हुए कि अच्छा। वो अपनी अपनी अप्रोच को वो कवर कर लेंगे स्मोक में। अब क्या होता है, ज्ञानेंद्र अकेला पत्थरों के पीछे छुपा है और ये इनके साथ फायरिंग कर रहा है। 30-40 बंदे पत्थरों में छुपे हुए हैं। तो ज्ञानेंद्र 100 राउंड फायर किए, 5.56 के राइफल के। 4 ग्रेनेड फेंके, 5 में से उनमें से एक ग्रेनेड फटा नहीं, और उनके बहुत लोग घायल हुए, उनकी चीखें पड़ रही थी, और उनमें मरे भी लोग। अब ज्ञानेंद्र क्या करता है, जब उसने देखा कि ये पीछे हट रहे हैं, तो इसने मौका उठा के ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है टुवर्ड्स पाकिस्तानी बंकर्स, थिंकिंग के पाकिस्तानी बंकर से भाग गए हैं सारे। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तानी अभी भी स्ट्रेंथ में बैठे हैं। तो लेफ्ट फ्लैंक से उसको गोली लगती है राइफल की, उसकी गर्दन में से जाके और स्पाइन में से बाहर आ जाती है। हम्म। और शायद एक स्प्रिंटर लगा उसे, जो उसकी नर्व कट गई और उसकी जो लेफ्ट पूरा बाजू था वो हाँ। लाइफलेस हो गया, हम्म। क्योंकि नर्व कट गई उसकी। हाँ, ये नाकाम हो गया उसका पूरा एक साइड। नाकाम। हाँ। अब ज्ञानेंद्र गिरता है 20-25 मीटर नीचे, राइफल उसकी जाती है खाई में, हेलमेट उसकी जाती है खाई में। हेलमेट के नीचे उसने अपनी फील्ड ड्रेसिंग रखी होती है, हम्म वो भी गई। अब 25 मीटर गिर के जब उसको होश आती है, बिल्कुल उसके ना सारे बाजू बाहें सुन्न हुई हुई थी। हम्म तो देखता है पाकिस्तानीज ने उसको घेरा डाल लिया। हम्म। और पाकिस्तानी इतने गुस्से में थे क्योंकि गनिंदर ने इनके बहुत लड़के मारे थे। तो पाकिस्तानी ने बंदूक उठा के उसको गोली मारने की तैयारी करी कि मैं उसको तो यहीं खत्म कर दूं। हम्म उतनी टाइम में पाकिस्तानी आर्मी का मेजर आ गया, सिविलियन ड्रेस में। उन्होंने सिविलियन ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि हाँ। वो झूठ मार रहे थे कि हम आर्मी नहीं है। तो उसने रोक दिया अपने फौज जवान को। उसने कहा हम इस बंदे को पीओडब्ल्यू लेके जाएंगे वापस पीओके। और इससे पूरा खबर लेंगे इससे। हाँ। हाँ। हम्म तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो जैकेट की हुड में जो होती है ना, स्ट्रिंग होती है, हम्म वो निकाल के एक पाकिस्तानी ने ज्ञानेंद्र के बाहों को पीछे करके बांध दिया। अब ज्ञानेंद्र का क्या था कि उसके मुंह में से खून निकल रहा था, क्योंकि बुलेट गर्दन में से गई थी और गर्दन में से ब्लड निकल रहा था। तो ज्ञानेंद्र जितनी कोशिश करे अपने हाथों को छुड़ाने के लिए, तो और खून बाहर निकले। हम्म अब ज्ञानेंद्र को यह पता था, क्योंकि उसके पास एक रेडियो रखता था अपने पास, विविध भारती सुनता था वो। हम्म मर्फी का रेडियो था उस टाइम भी, उस पर छोटा रेडियो। हम्म तो उसने पहले सुना था रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो पर, कि 4 जार के पेट्रोल को पाकिस्तानियों ने पकड़ के म्यूटिलेट किया था, कैप्टन सौरभ का। हाँ, दैट वी आर अवेयर ऑफ द। हाँ। तो ज्ञानेंद्र को यह हुआ कि ये मुझे भी वही करेंगे, हम्म मुझे भी पकड़ के ये मेरे बॉडी के टुकड़े कर देंगे। तो उसने हम्म पाकिस्तानियों को कहा कि मुझे तुम गोली मार के मुझे खत्म कर दो। हम्म पर उन्होंने नहीं मारा इसे। अब ये देखिए कि क्या तकदीर या चांस की गेम चलती है, कि हमारे आर्टिलरी ओपी बैठे हुए थे वहां, उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी तो बहुत इकट्ठे हुए हैं। तो उन्होंने पीछे से बोफर्स फायर शुरू कर दिया, हम्म। बिल्कुल पाकिस्तानी के ऊपर जहां ये गनिंदर बैठा हुआ था। अब पाकिस्तानी पर गोले पड़ रहे, वो वूंड हुए, इधर उधर हो गए। और ज्ञानेंद्र बैठा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, हिल नहीं सकता, और उस पर एक भी बोफर का गोला नहीं लगता। हम्म। कह रहा है मेरे पर स्प्रिंटर यहां आया, ऊपर आया, नीचे आया, मेरे पर एक भी नहीं लगा। और मैं सोच रहा हूं कि मैं मर क्यों नहीं रहा। जब रात पड़ी, स्नोफॉल भी बहुत शुरू होगी, और ये पाकिस्तानी भी बोफर फायर के अंडर इधर उधर हो गए। तब हम्म ज्ञानेंद्र ने फिर चढ़ना शुरू किया। देखो इस बंदे की हिम्मत। हम्म। और ये अपनी लाइंस पहुंच गया जहां सीओ साहब का कॉलम था। अरे। फिर जाके उन्होंने इसकी खुखरी के साथ उसकी वो जो हाथ बांधे हुए थे वो काटे। हम्म। और ये सहारा लेके ये आदमी 17,000 फुट से नीचे आया टू गनासॉक चल के। With that wound, which With is that wound which is through almost his a day old through now. his हाँ। through his spine. अब प्रॉब्लम ये पड़ी ज्ञानेंद्र के साथ कि ये अस्पताल में दिल्ली में पहुंच गए। जो इनका साइटेशन लिखा गया
उसमें ये लिखा गया है कि ज्ञानेंद्र को पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया। हम्म। सही है, कैप्चर किया। लेकिन ज्ञानेंद्र को उन्होंने तभी कैप्चर किया जब ज्ञानेंद्र को बुलेट्स लगी और वो बिल्कुल कहते हैं ना इनकैपेसिटेट हो गए, वो कुछ कर नहीं सके। हम्म। क्योंकि एक इतने अच्छे सोल्जर के लिए लिखा जाए कि मैं तो मुझे ऐसे पकड़ लिया इन्होंने पाकिस्तानियों ने हम्म। जब मैं ग्रेनेड फेंक रहा था, वो उसके लिए कि मैं को जिंदा कैसे कैप्चर कर सकते। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर नारायणन उस टाइम थे, ज्ञानेंद्र को वीर चक्र अवार्ड किया उन्होंने राष्ट्रपति भवन में, और साइटेशन पढ़ी गई, तो पहली बारी ज्ञानेंद्र ने सुना कि मेरे बारे तो ये लिखा गया, हम्म। जब वो सच नहीं है। हम्म। तो अगर आप ज्ञानेंद्र राय की वीर चक्र साइटेशन पढ़ेंगे और जो आज मैंने आपको बताया है, हम्म। तो आप देखेंगे कितना फर्क है इसमें। कितना फर्क। तो ये इसका ये रीजन है हम्म। कि फॉग ऑफ वॉर में, फॉग क्योंकि ऑफ वॉर, ज्ञानेंद्र एग्जैक्टली, अस्पताल में फॉग ऑफ थे, वॉर। और पता नहीं चला। यूनिट कहीं लड़ रही है, साइटेशन हेडक्वार्टर से जा रहे हैं, वन कैन इमेजिन इट हाँ, वाज और टोटल दूसरी बात, chaos। हाँ। साइटेशन लिखा गया बैटलफील्ड में याल्डोर में 12 घंटे दूर रोड हेड से, हम्म। जहां कंप्यूटर खच्चरों पर लेके गए थे। हम्म। क्योंकि हेडक्वार्टर 3 डिवीजन ने कहा था कि आपने पूरी कंप्यूटर फॉर्मेट में, वर्ड स्टार में ये वो लिखो, और ये तो आई युद्ध लड़ रहे हैं याल्डोर में। आई कैन इमेजिन आगे स्टाफ तो में ये कहीं ना फॉग कहीं। ऑफ वॉर में होता है। पर मेरे को ये खुशी है कि आज मैंने इस आदमी को थोड़ा बहुत जस्टिस दे सका हूं। उसकी जो असली और पूरी कहानी है इतने ब्रेव कॉम्बैट की, वो मैंने दुनिया के सामने पेश करी। बहुत बढ़िया। और इस पॉडकास्ट से हमने दोबारा ज्ञानेंद्र राय जैसे जाबाज जवानों की कहानी दोबारा सुनाई है। विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस ब्रेव सोल्जर। एंड अब जो है, अब एक और जबरदस्त रोल मॉडल ऑफिसर, नागालैंड के रहने वाले, है ना। और जो कभी लड़ाई में सोच सकते थे कि नंगे पैर कोई पहाड़ी चढ़ेगा और वो काम करके दिखाएगा, जो कि अनइमेजिनेबल। कोई इन्फेंट्री स्कूल नहीं पढ़ाता, कोई कमांडो स्कूल नहीं पढ़ाता है, ये लड़ाई में जो काम होते हैं वो कोई कोई स्कूल नहीं पढ़ा सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल की। आपने उनके ऊपर भी लिखा है और हमने बहुत उनके बारे में सुना है, उनकी जिंदगी के बारे में, कि कहाँ नागालैंड का बच्चा और कहाँ जाके और राजरिफ यूनिट और कहाँ जाके क्या काम, तो उसके बारे में भी जरा बताओ। पीपल शुड नो हिम ऑल्सो एज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफिसर्स, यंग मेन हु डाइड इन दिस बैटल। देखिए, कारगिल की जो युद्ध है वो लोग पूरी तरह समझते नहीं कि कारगिल की युद्ध में जो हमने हाइट्स पर अटैक किया, वो बहुत मुश्किल हाइट थी, बिल्कुल दीवारें होती थी। और आप बिल्कुल। सोचिए कि दीवार के ऊपर दुश्मन बैठा है, नीचे देख रहा है, आप चढ़ रहे हो, जैसे एक चींटी चढ़ रही है, और आप जब वो उसको दिल करेगा आपको गोली मार के नीचे फेंक देगा। तो कारगिल के बाद क्या हुआ कि बहुत सी ऐसी कहानियां आ गई हैं, जो उसने अटैक किया, 7 बंकर अकेले तोड़ दिए, 5 बंदों को अकेले मार दिया छुरे के साथ। ये कहानियां हैं। हम्म। लेकिन जो एक्चुअली एक्शन हुआ, एक्चुअल एक्शन, वो वो बहुत करेजियस, बहुत इनिशिएटिव वाला एक्शन था। और बहुत से लोगों का पता भी नहीं होगा विक्रमजीत, है ना, तो जिनको को। कैंगरूसे हम्म। वॉज दी घातक प्लेटून कमांडर, हम्म। एंड उसका रोल था सपोर्टिव हम्म। प्रोटेक्टिव पेट्रोल इन सपोर्ट ऑफ असॉल्ट ऑफ डेल्टा कंपनी अंडर मेजर मोहित सक्सेना। हम्म। उस रात 28 और 29 जून 1999। टू राजरिफ। टू राजपुताना राइफल्स, हम्म। राइट। और कैंगरू से एक्चुअली आर्मी सर्विस कोर के ऑफिसर थे, हाँ, ही वॉज ऑन अटैचमेंट, जो इन्फेंट्री अटैचमेंट टू अटैचमेंट होती है इन्फेंट्री, 3 साल की। इन्फेंट्री। तो रात को जब ये अटैक पर गए हैं, तो इनका अटैक रोक गया, क्योंकि ये एक जगह है कॉल्ड लोन लोन हिल कहते हैं, उस पर पाकिस्तानी बैठा था, सेक्शन 10 था, और वो ऊपर किसी को आने नहीं दे रहा था। तो कैंगरूसे ने क्या किया, उसने चढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल एन जो कहते हैं ना दीवार, रॉक फेस, वर्टिकल रॉक फेस। लेकिन वो चढ़ने लगे तो उनके जो बूट थे स्लिप मारने लगे। तो उन्होंने एकदम 1 मिनट नहीं सोचा, जूते उतारे, जुराबे उतारी और चढ़ने लगे। उनके साथ हवलदार शर्मन हम्म। और उनके घातक दूसरे अभी चढ़ने लगे। जैसे ही ये टॉप के पास आ रहे हैं, और बिल्कुल एक इतनी जगह में खड़े हुए हैं जहां 1 इंच भी आपका बूट इधर हुआ तो आप नीचे गए, हम्म। 1 इंच, इतनी
घट जगाया क्लिफ पर, जो वर्टिकल रॉक फेस पर। तो पाकिस्तानी घबरा गए कि ये तो बिल्कुल यहां पहुंच गए। पाकिस्तानियों ने क्या किया, सीधे ऊपर इतने बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो नीचे फेंक दिए। हम्म। और एंड सो बिफोर कैंगरू से एंड हवलदार शर्मन ऊपर चढ़ सकते थे और बंकर को अटैक कर सकते थे, वो पत्थर उन पर लगे और वो नीचे गिर गए और दोनों शहीद हो गए। हम्म। तो कैप्टन कंगरूसे को बाद में महावीर चक्र मिला हम्म। और हवलदार शर्मन सिंह को सेना मेडल गैलेंट्री। और उनके जो दूसरे प्लेटून के बंदे थे वो इंजर हुए, वो बच गए। बट अब लोग जबरदस्त कहानियां डालते हैं इनिशिएटिव। जी ये हुआ जबरदस्त। वो हुआ, बंकर इतने अटैक किए, नहीं, उनको पहले ही पत्थर फेंक के नीचे मार दिया। लेकिन उनका देखो हीरोइज्म, हीरोइज्म। कि वो रात को चढ़ रहे हैं बगैर जूतों के, दुश्मन ऊपर बैठ के देख रहा है उन पर, और चढ़ते चढ़ते कैंगरू से इंजर हो गए थे, उनको अब्डोमेन में, पेट में स्प्लिंटर ऑलरेडी लगा हुआ था। हम्म। राइट, अब ये देखिए कितनी बहादुरी, कितना इनिशिएटिव एक यंग ऑफिसर ने लिया टू टेक दैट हाइट। और ये जो बातें हैं ये रिकॉर्ड पर हैं। ये किसने कहा है? ये रिकॉर्ड पर बातें लिखी हैं मेजर मोहित सक्सेना, बाद में ब्रिगेडियर, वीर चक्र, एंड कर्नल एम बी रविंद्रनाथ, जो मोहित जो कैंगरूसे सीओ के थे टू कमांडिंग राजरथ ऑफिसर थे। के, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग यस यस, सीओज। उनकी बहुत अनफॉर्चुनेटली डाइड फ्यू इयर्स बैक, बट उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है फौज में। ही वाज आल्सो अवॉर्डेड वीर चक्र। या ही वाज कर्नल वन ऑफ द रविंद्रनाथ, तो मोस्ट डिजर्विंग, उन्होंने वन किताब ऑफ द लिखी मोस्ट है। डिजर्विंग सीओज, वन ऑफ द मोस्ट उन्होंने डिजर्विंग। किताब लिखी है हम्म। कारगिल वॉर टर्निंग द टाइड। उनमें उन्होंने फैक्चुअल अकाउंट दिया है कि कैंगरूसे का एक्शन क्या था, हम्म। जो मैंने अभी आपको नहीं, टू राजरफ का विस्तार में बताया। अगर तोलोलिंग का फॉल के बाद वी स्टार्टेड फोल्डिंग बैक पाकिस्तानी डिफेंस। जब तक तोलोलिंग नहीं गिरा था, वॉर वाज नॉट गोइंग इन आवर फेवर, बट आफ्टर दैट आई थिंक इट दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। तो विक्रमजीत, अब ये कारगिल की हमने शुरू से यहाँ तक देख लिया। अभी और कुछ, बहुत कुछ जानना है इस लड़ाई के बारे में। अब आप देखो कि उसके बाद गलवान भी हुआ, 5 साल हो गए उसको भी, उसके बारे में भी इतना ज्यादा पता नहीं है। कारगिल के बारे में भी काफी कुछ पता लग रहा है, 26 साल हो रहे हैं, हमें और रिसर्च करना चाहिए और सीखना चाहिए इससे। तो जो कारगिल रिव्यू कमेटी हुई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हुए, फौज भी लगी रही, बड़ा जबरदस्त सरकार ने उस टाइम एक्शन किया, समझना नेशनल सिक्योरिटी को लेके। तो आप क्या समझते हो एज ए वॉर करस्पॉन्डेंट, एज समबडी हु हैज बीन लुकिंग एट दिस फॉर सो मेनी इयर्स, क्या हमने सबक सीख लिए जो सीखने थे इंटेलिजेंस को लेके, सर्विलेंस को लेके, रिकॉनेसेंस को लेके, ये एनिमी के माइंड को समझने को लेके? आई वांट योर फ्रैंक ओपिनियन, हैव वी लर्नड आवर लेसन्स? इफ यस, व्हाट लेसन्स? एंड इफ यू हैव नॉट लर्न, वो कौन सी चीजें हैं जो अभी भी हमें हमें पाकिस्तान के बारे में, अपने दुश्मन के बारे में जाननी चाहिए? देखिए, अगर आप कारगिल को कंपेयर करो 1999 में, 98 में शुरू हो गए थे आना, और जो चाइनीज ने ईस्टर्न लद्दाख में अप्रैल में 2020 में किया और टुक अस अगेन बाय सरप्राइज, हम फिर कहते हैं वहां भी सरप्राइज हुए, 2020 में कहते हैं फिर सरप्राइज हो गए। तो 2020 में ऑलमोस्ट सेम बात हुई जो कारगिल में। हम्म। जो गैप्स थे हमारे डिफेंसेस में, हम्म। जहां हमने सर्वेलेंस नहीं करी थी, कारगिल में भी वहीं आई। और 2020 में पीएलए भी गैप्स में आ गया जहां हमारी सर्वेलेंस नहीं थी। हम्म। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट होती है कि एनिमी का इंटेंशन बदल रहा है, हमने वो ठीक से नहीं करी। एनिमी हमें इंडिकेशंस दे देता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंटेंशन बदल रही है, लेकिन हम अपने पुराने माइंडसेट में ही रहते हैं। मतलब हम एक, आप क्या, आपको क्या लगता है भी, आपने इतने मतलब अफसर देख लिए जो मेजर थे वो लेफ्टिनेंट जनरल से रिटायर हो गए इतने टाइम में, तो क्या हम बहुत फिक्सेटेड माइंड सेट के साथ आगे बढ़ते हैं, या सीनियर लीडरशिप वैसी है? या क्यों है ये कि हम क्यों नहीं समझ पाते दुश्मन के इंटेंशन को टाइम से पहले? देखिए, ये बहुत गहरे इसके कारण हैं। इसमें हमारा जो मिलिट्री कल्चर है हम्म। उसमें भी देखना पड़ेगा हमें। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईस्टर्न लद्दाख 2020 में देखो,
तो 2017 डोकलम के बाद पीएलए इंडिकेशंस बड़ी क्लियर दे रहा था कि ये अपनी इसकी इंटेंशंस चेंज हो रही हैं। हम्म। क्यों? क्योंकि उसके बाद 2017 डोकलम के बाद पीएलए और इंडियन आर्मी के जो क्लैशेस हो रहे थे वो वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे। हाँ, पत्थर मारना, धक्के मारना, चोट लग रही थी लोगों को, वायलेंट पहले नहीं था। पहले नहीं था। हम्म। पर हमारा माइंडसेट पुराना रहा। हम्म। तो जब ये गलवान और हॉट स्प्रिंग्स में आ गए 2020 में अप्रैल मई में, और पहली कोर कमांडर की मीटिंग हुई हम्म। चाइना और पाकिस्तान इंडिया में, तो ये एग्री हुआ कि हम गलवान को वापस, दोनों साइड वापस हो जाएंगे। क्यों? हमने ये सोचा कि लाइक पहले चाइनीज आते हैं, थोड़ी दिन रहते हैं, फिर नेगोशिएशंस होती हैं, चाइनीज चुपचाप वापस चले जाते हैं, तो इस बारी भी यही होगा। लेकिन चाइनीज के इंटेंशन चेंज हो गए थे। जब हम गलवान में गए उनका टेंट हटवाने के लिए जून 15 को 16 बिहार के सीओ, हाँ, कल बाबू, अनफॉर्चुनेट। हाँ, और हमने अपना फिर टेंट उनके साथ लगाने की कोशिश करी, हम्म। तो वो तैयारी में बैठे हुए थे हम्म। और उन्होंने बहुत बुरा असॉल्ट किया, बिकॉज दे हैड द एडवांटेज ऑफ सरप्राइज एंड हाइट, और और बहुत वक्त भी कैजुअलिटीज हुई। शाम का टाइम था। बहुत कैजुअलिटीज हुई। हम्म। तो ये बात वही आ जाती है कि आर्मी की हम स्ट्रेटेजिक असेसमेंट नहीं कर पा रहे कि एनिमी कब अपनी इंटेंशन बदल के कुछ और करेगा। अब देखिए, अप्रैल मई में 2020 में चाइनीज अंदर आ गए। कुछ महीने पहले, 2 3 या 4 महीने पहले, देन ऑनर आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ये चाइना का पूरा दौरा करके आए। ये वेस्टर्न थिएटर कमांड चेंगडू के भी दौरा वहां भी गए हैं, और वेस्टर्न थिएटर कमांड ने ही पूरा ऑपरेशन किया ईस्टर्न लद्दाख में हम्म। अप्रैल मई 2020 में। हम्म। तो ये देखिए, वो वहां हो भी आए हैं, लेकिन उनको कुछ चाइनीज इंटेंशन का कोई समझ ही नहीं आया कि ये अपनी इंटेंशन बदल के अटैक कर देंगे हमें। तो ये हमें लेसन, अगर हम ये नहीं लर्न करेंगे, क्यों नहीं हम लर्न कर रहे लेसन? क्यों? क्यों? हम्म। क्योंकि हम ये सारी चीज को कवर अप कर देते हैं। हाँ, ये बड़ी इशू है। अगर ये ओपन में आ और जाए, इस पे और स्टडी हो। जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है हायर कमांड के, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको हम बड़े बड़े मेडल्स दे दिए हमने, हम्म। और शाबाशी दे दिया, आपने बहुत ग्रेट किया। हम्म। कारगिल में हमने कहा जी बहुत आपने ग्रेट जनरलशिप दिखाई। उनको सबको हमने मेडल दिए हुए हैं। हम्म। जनरल कृष्ण पाल उत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल एच एम खाना आर्मी कमांडर सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, लेफ्टिनेंट जनरल एनसी विज डीजीएमओ उत्तम युद्ध सेवा मेडल। हम्म। तो ये मैसेज क्या जाता है कि अगर आप कुछ गलत काम करोगे भी, अगर आपकी असेसमेंट टोटली गलत निकली, कोई बात नहीं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोफेशनल को भी सूट करता है। प्रोफेशनल रीजन के लिए प्रोबेबली यू विल नॉट गेट पनिश्ड, क्या ये नहीं, मैसेज? पॉलिटिकल इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सूट करता है, ओके, क्योंकि हाँ, वो क्योंकि एडमिट इसका नहीं करना बैकलैश। चाहते कि हमारे राज में इतनी बड़ी इन्वेजन हुई बाय पाकिस्तान और चाइना वटेवर। जैसे वाजपेयी साहब के टाइम में पाकिस्तान ने इन्वेजन करी, यहाँ चाइनीज इन्वेजन हुई। तो हमने कहा कि, बाद में कहा कि हमने कहा कोई इन्वेजन हुई नहीं, 1 इंच भी टेरिटरी नहीं गई। तो हाँ, पॉलिटिकल वो भी लीडरशिप एक को भी रीजन है। सूट करता है, हम्म। मिलिट्री लीडरशिप को भी सूट करता है। हम्म। उसमें क्या होता है कि जो असलियत है वो दब जाती है, एंड लेसन्स आर नॉट लर्नड प्रॉपरली, बिकॉज ऑपरेशनल फेलियर के लिए हमारी मिलिट्री में ना एडिक्वेट पनिशमेंट नहीं दी जा रही। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर कोई लैप्स होगा तो एकदम पनिशमेंट आ जाती है। हम्म। अगर ऑपरेशनल फेलियर या लैप्स होगा तो वो चीज में इतनी निगरानी नहीं आती, इतनी पनिशमेंट, या कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड। तो लास्ट में, आई जस्ट वांट टू योर व्यूज कि अभी कह रहे हैं जी ये जैसे ऑप सिंदूर में हुआ, और ये अभी नॉन कांटेक्ट होगा, अभी तो बियॉन्ड विजुअल रेंज से ही होगा, एंड
इसराइल भी यही कर रहा है, ईरान में यूएस भी यही कर रहा है। तो लोगों को ये फीलिंग आ गई, यूक्रेन ने 3,000 किलोमीटर अंदर जाके रशिया के ऊपर कर दिया हमारे पास। तो व्हाट डू यू फील एज एज समबडी हु अंडरस्टैंड द मिलिट्री, क्या इतना मैसिव चेंज हो रहा है बूट्स ऑन ग्राउंड और इन्फेंट्री की कांटेक्ट वॉरफेयर अब होगा नहीं? आपकी क्या राय है इसके मामले में, नॉन कांटेक्ट और कांटेक्ट? देखिए जी, अंडर अ न्यूक्लियर ओवरहैंग, जहां दोनों आर्मीज, जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए बड़ी हार्डन्ड आर्मीज हैं, दे हैव बैटल स्कार्ड आर्मीज, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो लैंड बॉर्डर्स चेंज करना इज नॉट अ इजी थिंग। हम्म। अगर आपने लैंड बॉर्डर चेंज करना है तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड अंदर जाने पड़ेंगे। हम्म। उसमें फिर क्या होगा कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाती है सॉवरेनिटी को, हम्म। और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कैन कम इन टू प्ले। हम्म। राइट। अब चाइना इंडिया का लेंगे तो यहां भी बहुत फोर्सेज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हैं। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चाइना इज मिलिटरली मोर पावरफुल, न्यूक्लियर वेपन भी ज्यादा है। सो अब ये क्या आ रहा है, मॉडर्न वॉरफेयर जो अब हमें दिख रहा है कि स्टैंड ऑफ हो रहा है। बिकॉज स्टैंड ऑफ वेपनरी जब यूज होती है, स्पेशली बाय यूज ऑफ एयर फोर्स, एयर पावर, तो क्या होता है कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आर मेट वेरी इक्विकली। हम्म। आप अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बाय यूज ऑफ स्टैंड ऑफ एयर फोर्स वेपन्स आप हम अचीव कर आपने लेते हैं, मैसेज कन्वे कर दिया जो आप करना, पॉलिटिकल मैसेजिंग की। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। राइट। हम्म। तो ये ट्रेंड आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी अगर हम सोचें कि हमें बूट्स ऑन ग्राउंड इन्फेंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दुश्मन क्या करता है, वो आपको असेस करता रहता है। जैसे हम्म। देखता है कि आप ज्यादा ड्रोन्स की तरफ चल पड़े, आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की तरफ चल पड़े, राइट, आप नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की सोच रहे हैं, तो वो एक कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हमला कर सकता है। राइट। लाइक टेररिज्म, जम्मू कश्मीर में अब जो टेररिज्म लेटेस्ट फेज है, उसमें वो फिदाइन अटैक्स नहीं कर रहे, वो वहां ना अटैक मिलिट्री कर को रहे हैं। ना मिलिट्री को अटैक कर रहे हैं, ना हाँ, कॉन्वॉइज को अटैक कर रहे नहीं हैं। अब नहीं कर रहे, पहले किया। वो पहले क्या तो कर रहे बहुत हैं कि किया। वो ऐसी जगह अटैक कर रहे हैं जहां वो एग्जिट कर सकते हैं। पहले क्या हाँ। होता था, वो फ्रंटल अटैक करके मर जाते थे। हम्म। लेकिन वो अब, हमें एक जम्पशन नहीं बननी चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट जब देखेंगे कि ये फिदेन अटैक्स को नहीं प्लान कर रहे कि फिदेन अटैक होते, वो उस दिन वो फिदेन अटैक कर देंगे, क्योंकि सो इनके दे पास आर तो ऑलवेज जिहादी हैं। 2 steps अहेड ऑफ यू। तो वो हाँ, दुश्मन है तो या टेररिस्ट है, इसीलिए क्योंकि यंग ऑफिसर्स को, कमांडिंग ऑफिसर्स को हमेशा सोचते रहना चाहिए कि क्या होने वाला नहीं, है। देखिए जनरल साहब, देखिए जो कन्वेंशनल आर्मी है वो अपना माइंडसेट चेंज करने में टाइम लगता है उसे। हम्म। अपने एसओपी, अपने टैक्टिकल अप्रोचेस, टाइम लगता है। लेकिन जो जिहादी टेररिस्ट प्लानर्स हैं, दे कैन चेंज ओवरनाइट, क्योंकि दे आर फाइटिंग एन एसिमेट्रिक बैटल। हम्म। ठीक है। वो अपना माइंडसेट और टैक्टिक्स और एसओपीज और अप्रोच ओवरनाइट चेंज कर सकते हैं। दे कैन स्विच फ्रॉम शूट एंड एग्जिट मोड टू फिदाइन मोड। हम्म। दे कैन शूट टेररिस्ट टूरिस्ट। अब देखो, इतने साल इन्होंने बड़ा हमला नहीं किया टूरिस्ट पर, दे वर डूइंग इट, बट इतना बड़ा और डिलिबरेट अटैक इन्होंने एकदम कर दिया, जहां हम्म। नाम पूछ पूछ के, पैंटें उतार करके हिंदू हम्म। मेल्स को टारगेट किया। सो दे चेंज देयर अप्रोच। हमने ट्रेंड नहीं देखा। हमने ये नहीं देखा कि रियासी में जून 2024 में बस को श्रद्धालुओं पर हमला किया। अगर वो बस खाई में ना गिरती हम्म। तो उसमें से 40-50 लोग तो वहीं मर गए थे, अगर वो बस खाई में ना गिरती। तो पहलगाम तो जून में ही हो गया था 2024 में। हम्म। ढांगरी में, रजौरी में जनवरी 1 2023 को इन्होंने 7 हिंदू मारे। हम्म। ट्रेंड था, दे वर डूइंग इट। सो दैट हमारी फॉल्ट लाइन है, उसको एक्सप्लॉइट करने का ये है कि भाई भारत की फॉल्ट लाइन क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में, खास तौर पे जिस प्रकार का माहौल है, दे विल एक्सप्लॉइट, दे विल ट्राई लेकिन टू मैं एक एक्सप्लॉइट। बात कहूंगा कि हम जितनी मर्जी स्टैंड ऑफ बैटल्स की बात कर लें, वो एक रेलिवेंट स्ट्रेटेजिक असेसमेंट है कि अब स्टैंड ऑफ बैटल्स आ रही हैं, वॉर आ रहा है। लेकिन जो कारगिल के युद्ध में हमने क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट देखा है, बेनट, ग्रेनेड, खुखरी के साथ सर काटने,
मीन 5-5 गज पर लड़ रहे हो आप, ऑन सच अ स्केल। मुझे लगता है ऐसे युद्ध हमें काफी देर के बाद दिखेगा। ठीक है, टैक्टिकल बैटल्स होती रहेंगी, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, जैसे हमने उनकी पोस्ट पर अटैक किया हाँ, क्रॉस द सी। वो बैट एक्शन या यू नो वो बैट एक्शन वो चलता वो रहेगा, होते लाइक रहेंगे, हम भी करते रहेंगे, हम भी बट छोड़ेंगे ऐसे नहीं। स्केल हाँ, पर। बट इस स्केल आई एग्री विद यू, इतने बड़े एरिया में पूरे के पूरे वेस्टर्न लद्दाख को कवर करें। ऐसा दुनिया की वॉरफेयर में नहीं देखा गया कि ऐसी हाइट पर दूसरी जो आर्मीज हैं वो ऐसी हाइट पर सिर्फ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन भेजेंगी। हम्म। हमने तो जाके वहां लड़ा है लड़ा है। विद और एनिमी। निगरानी, अब निगरानी कर रहे हैं उसकी, अभी एक एक हाँ, इंच की निगरानी कर रहे हैं। जो आर्टिलरी फायर सपोर्ट है, जो हम्म। एनिमी ने अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लेके आ गया था, हम्म। दे वर यूजिंग एंटी एयरक्राफ्ट गन एज अ लॉन्ग रेंज फ्लैट ट्रेजेक्टरी एब्सोल्युटली, वेपन। डायरेक्ट फायरिंग, अब बोफोर्स को हम डायरेक्ट फायर में यूज कर रहे थे। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट इन्फेंट्री का इट विल टेक टाइम कि ऐसा हमें फिर देखने को मिले। शायद ना ही देखने को मिले तो अच्छा है। भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के परिप्रेक्ष्य में विक्रमजीत, व्हाट अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। आपकी आपकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, और मुझे इसीलिए मैं आपके साथ मुझे अच्छा लगता है बात करके, क्योंकि आप वो चीजें बात करते हो शायद मैं बहुत से अपने मिलिट्री ऑफिसर से बात कर सकता हूं, बट यू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट न्यूएंस ऑफ दिस एंटायर थिंग। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कई चीजें और खोली हैं, कारगिल के बारे में कई राज और हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।